हेलो डियर, वेलकम करता हूं आप सभी को यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान में। आप देख रहे हैं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल वेबसाइट को, ऑफिशियल चैनल को। तो जो लोग भी अगर चाहते हैं कि क्वेश्चन बैंक हम सेकेंड ईयर का पढ़े, समझे, देखें कि कौन कौन क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, तो nursingyan.com पर जाकर आप लोग सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फर्स्ट ईयर सबका जो है पढ़ सकते हो। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। रही बात, अगर आप चाहते हैं कि अच्छे से तैयारी करें तो हम आपके लिए क्वेश्चन बैंक भी उपलब्ध कराए हैं। तमाम प्रकार के ऑब्जेक्टिव्स भी वेबसाइट पर उपलब्ध है। धीरे धीरे आपको सभी ईयर का जो है नोट्स भी आपको nursingyan.com पर मिल जाएगा। तो टेंशन नहीं लेना है, सब कुछ मिल जाएगा नर्सिंग ज्ञान। चाहे आप चैनल पर आइए, चाहे आप वेबसाइट पर जाइए। ओके, फिलहाल आज का प्रश्न 26 नंबर का वीडियो है। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग के ऊपर आज हम लोग बात करने वाले हैं। चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो कि चौथा सब्जेक्ट है हम लोग का सेकेंड ईयर का, और इस हिसाब से हमारा आज चौथा दिन भी है। थर्सडे है, चौथा दिन है, चौथा जो है सब्जेक्ट है। तो इस हिसाब से चलिए आज हम लोग 26वां नंबर का वीडियो चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग जो कि कॉन्जेंटल डिसऑर्डर का यह आखिरी वीडियो होने वाला है। समझ गए? जन्मजात रोग का यह आखिरी वीडियो है, जिसमें हम लोग 2-3 प्रश्न को अच्छे से देखेंगे। शॉर्ट क्वेश्चन में पूछेगा, अगर पूछेगा तो बाकी जानना जरूरी है। प्रश्न है, पीडीए क्या होता है? पीडीए का मतलब होता है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। समझ गए? पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस होता है। जो लोग इस चीज़ को समझेंगे वो अच्छे से समझ जाएंगे। किसे कहते हैं, इस चीज़ को जो है आपको समझना है। इसका सिम्टम्स, डायग्नोसिस, मैनेजमेंट सब चीज़ बताना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन याद कीजिए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। समझ गए? चलिए इस चीज़ को हम लोग देखते हैं। आपके सामने यहाँ पे है पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस। पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस पीडीए शॉर्ट में कहते हैं। ये होता है कि जैसे पल्मोनरी धमनी होता है एवं पल्मोनरी जो हमारा अरोटा होता है, महाधमनी, उसके बीच के मार्ग जिसे हम लोग डक्टस आर्टेरियोस कहते हैं। ये उनको ज़्यादा समझ में आएगा जो फीटल में ब्लड सर्कुलेशन को समझे हैं। फीटल में ब्लड सर्कुलेशन में आपका बाईपास के रूप में एक हमारा आर्टेरियोस डक्टस होता है। समझ गए? यह डक्टस आर्टेरियोस होता है जो सिर्फ और सिर्फ फीटल में ही, भ्रूण में ही पाया जाता है, गर्भ में। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है तो धीरे धीरे यह आर्टेरियो डक्टस जो है बंद हो जाता है। समझ गए? लेकिन होता यह है कि यही जो डक्टस आर्टेरियोस होता है, जन्म लेने के बाद समय के साथ भी अगर बंद नहीं होता है और जन्म के बाद भी यह जो है मौजूद रहता है, यह डक्टस आर्टेरियोस, तो उसी को जो है हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस कहते हैं। वही चीज़ें है कि यह पल्मोनरी धमनी और औरोटास। औरोटा क्या करता है? बॉडी को ब्लड सप्लाई करता है, संपूर्ण आर्टरी को देता है। तो पहले ब्लड जो है पल्मोनरी क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी से जो है हमारा कहाँ आता है, धमनी में आता है। समझ गए? धमनी में ब्लड आता है। अब यह महाधमनी ब्लड को संपूर्ण शरीर में देता है। फीटल में उल्टा होता है। समझ गए? अगर यहीं पे पल्मोनरी धमनी होता है तो यह ब्लड को अभी ऑक्सीजन के लिए ही जो है ले जाता फेफड़ा के तरफ, लेकिन फीटल में उल्टा होता है। फीटल में जो पल्मोनरी धमनी होता है वह औरोटा महाधमनी को पहुंचाता है, और इसी औरोटा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक डक्टस आर्टेरियो होता है जो एक बाईपास के रूप में काम करता है। समझ गए? अब यह बाईपास के रूप में काम करता है दोनों के बीच में। तो ये बेचारा जो डक्टस आर्टेरियोस होता है ना, सिर्फ फीटल में ही होता है, भ्रूण में ही होता है, यानी जब बच्चा गर्भ में होता है तभी तक यह मौजूद होता है। वही है, अतः यह गर्भाशय जीवन में विद्यमान रहता है, मतलब मौजूद रहता है गर्भ में ही। समझ गए? एवं जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसके बाद यह धीरे धीरे स्वतः बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है। परंतु कभी कभी यह जन्म के बाद भी बंद नहीं होता है। परंतु कुछ बच्चे को ऐसा होता है कि जो बंद हो जाना चाहिए, यह डक्टस आर्टेरियो जो इन दोनों को जोड़ने वाला है, यह बंद हो जाना चाहिए। तो जन्म के बाद किसी किसी बच्चे में यह बंद नहीं होता है। समझ गए? जिससे महाधमनी से पल्मोनरी धमनी में रक्त का अपचालन होता है, जिससे होता यह है कि औरोटा का ब्लड जो है वापस से पल्मोनरी धमनी में चालन करने लगता है एवं निरंतर हृदय मरमर उत्पन्न होता है, यानी मरमर की ध्वनि उत्पन्न होता है, और इसे ही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस कहते हैं। तो हृदय मरमर की याद जरूर रखिएगा। पेटेंट डक्टस में इस प्रकार के आवाज़ उत्पन्न होता है। और क्यों होता है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन जो है महाधमनी और पल्मोनरी धमनी के बीच में बाद में भी होते रहता है, जो नहीं होनी चाहिए। समझ गए? और इसी को हम लोग पेटेंट डक्टस आर्टेरियोस कहते हैं। तो यह पीडीए हमारा हो गया। समझ गए? देखिए, फीटल सर्कुलेशन को समझ जाइएगा ना, तो यह डक्टस आर्टेरियोस कहाँ होता है समझ जाइएगा। फीटल
सर्कुलेशन आप लोग को पढ़ना भी है, थर्ड ईयर में तो पढ़ा दिए हैं, आप लोग को भी पढ़ना है, पढ़िएगा। लेकिन फ़िलहाल ये जानिए कि एक पल्मोनरी धमनी है, पल्मोनरी धमनी और महाधमनी है, इसके बीच में ही यह डक्टस आर्टेरियस दोनों को जोड़ने का काम करता है, बाईपास के काम करता है, समझ गए। अब यह भ्रूण में ही उपस्थित होता है, यानी गर्भ में ही मौजूद बच्चे में रहता है। जैसे ही बच्चा जन्म ले लेता है धीरे धीरे बंद हो जाता है, लेकिन कुछ बच्चे में हो सकता है यह बंद नहीं होता है, तो उसके दौरान जो है जन्म के बाद भी बच्चा के महाधमनी से पल्मोनरी धमनी के बीच में ब्लड का अपचालन होते रहता है, मतलब असंतुलन चालन होते रहता है, जिससे हृदय में मरमर की उत्पन्न होती है ध्वनि, और उसी को पेटेंट डक्टस आर्टेरियस कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इंग्लिश में यहाँ पे दे दिया गया है, आप इंग्लिश में देख सकते हैं। अब समझने के लिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे देखिए, यह हो गया महाधमनी, ये हो गया क्या चीज़, पल्मोनरी आर्टरी, समझ गए। अब मान गए पल्मोनरी आर्टरी और यह औरोटा के बीच में जो है बाईपास रहता है भ्रूण में, समझ गए। भ्रूण अगर रहता ना, ये अगर हृदय है तो यहाँ पे एक औरोटा महाधमनी है जो कि बिल्कुल ब्लड को बॉडी के तरफ आर्टरी समेत देता है, सप्लाई करता है, समझ गए, ऑक्सीजन वाले ब्लड को। और पल्मोनरी आर्टरी बच्चे के केस में अगर भ्रूण होगा तो पल्मोनरी आर्टरी शुद्ध ब्लड औरोटा को देता है, लेकिन यही अगर जन्म के बाद बात किया जाएगा तो जैसे ही यह जो है पेटेंट डक्टस बंद हो जाता है तो यह रास्ता बंद हो जाता है, दोनों के बीच में रास्ता बंद हो जाता है। बंद होने से इसको क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरी क्या करता है, यह अशुद्ध रक्त को लेकर जाता है, समझ गए। अशुद्ध रक्त को फेफड़ा की तरफ लेकर जाता है, फेफड़ा वहाँ पर ऑक्सीजन दे देता है ब्लड को, फिर वहाँ पर ऑक्सीजन रिच ब्लड को पल्मोनरी जो है वेन लेकर हृदय को दे देता है, समझ गए। फिर हृदय अपना औरोटा में देता है और फिर ब्लड सर्कुलेशन होता है। लेकिन फीटल के केस में उल्टा होता है। फीटल के केस में होता यह है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है और यहाँ पे जो हमारा एक औरोटा होता है महाधमनी, इस दोनों के बीच में एक जो है यहाँ पे बाईपास होता है कनेक्शन के लिए, समझ गए। कनेक्शन के लिए बाईपास होता है, जो बाईपास को ही हम लोग पेटेंट डक्टस कहते हैं। यानी यूँ कहा जाए तो ये महाधमनी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में एक छिद्र होता है, यहाँ पे समझ गए, देख सकते हैं यहाँ पे ये वाला छिद्र है ना, ये वाला छिद्र व्हाइट वाला जो आया है, व्हाइट वाला ये जो आया है ना, यही छिद्र होता है जो आपके औरोटा को भी और इसको पल्मोनरी आर्टरी को भी जोड़ता है, और इसी छिद्र को पेटेंट डक्टस कहते हैं, समझ गए, पेटेंट डक्टस आर्टेरियस कहते हैं। अब यह भ्रूण में स्थित होता है जब गर्भाशय में रहता है बच्चा। जैसे ही जन्म लेता है सामान्य रूप से तो धीरे धीरे यह वाला जो होता है ना रास्ता, यह बंद हो जाता है, यह पूर्ण तरीक़ा से बंद हो जाता है और ऐसे हो जाता है, पल्मोनरी आर्टरी अलग और यह औरोटा अलग, समझ गए। तो इस कंडीशन में किसी किसी बच्चा में यह बंद नहीं होता है तो उसी को पेटेंट डक्टस आर्टेरियस कहते हैं, समझ गए। जिससे होता यह है कि ब्लड का सर्कुलेशन इससे भी और इससे भी होते रहता है, जिससे हृदय में मरमर की आवाज़ आती है, समझ गए। चलिए, अब मानिए इस प्रकार में क्या चिन्ह लक्षण होंगे, तो हृदय का धड़कन हमेशा बढ़ा रहता है, समझ गए। हार्ट बीट हमेशा बढ़ा रहता है, 150 प्रति मिनट से अधिक रहता है बच्चा में। हृदय में मरमर की आवाज़ आता है, समझ गए। श्वसन कष्ट होता है, श्वास लेने में कठिनाई होती है। गंभीर मामलों में हार्ट फेलुअर भी हो जाता है। और यही जो है हमारा चिन्ह व लक्षण है, जो कि चूँकि जो छिद्र बंद हो जाना चाहिए वह छिद्र बंद नहीं होता है, तो उससे ये सब चिन्ह और लक्षण होते हैं। हृदय धड़कन 150 प्रति मिनट से अधिक, हृदय मरमर की आवाज़, डिस्पोनिया, श्वसन कष्ट, गंभीर मामलों में कंजेटिव हार्ट फेलुअर, समझ गए। चलिए, अब रही बात निदान की, तो निदान में ऑस्कुलेशन मतलब परिश्रवण जो आपको सुना जाता है ना स्टेथोस्कोप लगा के, तो उसका आवाज़ सुना जाएगा हृदय का। इको कराया जाएगा, इकोकार्डियोग्राफी, एक्सरे होगा चेस्ट का, और कार्डियक कैथेटराइजेशन किया जा सकता है और इसका जांच के लिए। तो ये जो है आपके पेटेंट डक्टस आर्टेरियस पीडीए के लिए ऑस्कुलेशन, इकोकार्डियोग्राफी हो, एक्सरे, कार्डियक कैथेटराइजेशन, ये सब जो है निदान होते हैं। निदान है ये सब हार्ट से ही रिलेटेड निदान है, तो हार्ट का ही तो प्रॉब्लम है ना, समझ रहे हैं। अब चिकित्सीय प्रबंध, मेडिकल मैनेजमेंट क्या होता है, तो मेडिकल मैनेजमेंट देख लीजिए। चिकित्सीय प्रबंध, पीडीए के कारण उत्पन्न समस्याओं का लक्षणिक सिम्प्टोमेटिक उपचार किया जाता है। मान गए पेशेंट को अगर श्वसन कष्ट हो रहा है तो ऑक्सीजन देंगे, समझ गए। इसी प्रकार से जो भी लक्षण उत्पन्न होगा पीडीए में, उसके लक्षण का उपचार करेंगे। तरल
फ्लूइड इनटेक को कम किया जाता है। पेशेंट में ब्लड प्रेशर कम हो इसके लिए फ्लूइड जो है कम से कम दिया जाता है। डायूरेटिक द्वारा एडिमा का उपचार किया जाता है और ऐसे पेशेंट में सूजन होता है, समझ गए ना। ऐसे अगर बच्चा में किसी को अगर नहीं बंद होता है इस प्रकार से तो उसमें सूजन होने लगता है पैर उर में, तो उसको डायूरेटिक दिया जाएगा अगर सूजन रहेगा तो, समझ गए। हार्ट अगर सही से नहीं काम करता है तो सूजन हो जाता है, पानी बनने लगता है बॉडी में, ठीक है। CCF होने पर डिस्टलीकरण उपचार किया जाता है। CCF का मतलब कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर होने पर डिस्टलीकरण, समझ गए ना, उपचार किया जाता है। कई मामलों में उम्र बढ़ने के साथ पेंटेक डक्टस आर्टीरियस स्वतः बंद हो जाते हैं। कई मामलों में मान के हो सकता है बच्चा में थोड़ा लेट, किसी बच्चा में थोड़ा लेट से ये चीज़ें बंद हो तो उम्र बढ़ने के साथ पेंटेक डक्टस आर्टीरियस कई मामलों में धीरे धीरे थोड़ा लेट हो सकता है लेकिन स्वतः बंद हो जाता है, क्योंकि इससे स्वतः ही बंद होना होता है। यह एक बॉडी का फंक्शन होता है जो गर्भाशय में बच्चा को खुला रहता है और जैसे ही जन्म लेता है धीरे धीरे यह ऑटोमेटिक बंद हो जाता है। लेकिन किसी बच्चा में अगर नहीं बंद होता है तो धीरे धीरे आगे चलकर स्वतः बंद भी हो सकता है। अगर और ज़्यादा समय लगे नहीं बंद हो तो फिर उसके लिए उपचार किया जाता है, समझ गए। तो लक्षणिक उपचार तो हो ही गया, बाकी यहाँ पे इंग्लिश हमने दे रखा है। सर्जिकल उपचार में कुछ खास है नहीं। सर्जिकल उपचार में यही है कि इसके अंतर्गत जो पेंटेक डक्टस को सर्जरी द्वारा बांध कर लिगेशन बंद कर दिया जाता है। होता यह है कि जो पेंडेक्ट जो मुंह जो है बंद नहीं हो रहा है आर्टेरियस का, उसे सर्जरी के द्वारा बांध दिया जाता है और बंद कर दिया जाता है, समझ गए। यानी जो पेंटेक डक्टस है उसको सर्जरी के द्वारा बांध कर बंद कर दिया जाता है और यही जो है एक सर्जिकल प्रबंध होता है। तो ये हमारा हो गया। यहाँ पे क्या चीज़ हम लोग देखें अभी, PDA देखें, PDA पेंडेक्ट डक्टस आर्टीरियस, समझ गए। आगे चलिए, आगे है हाइपोएस्पेडियासिस। हाइपोएस्पेडियासिस क्या होता है, इसके भी लक्षण। हाइपोएस्पेडियस, समझ गए। हाइपोएस्पेडियस क्या होता है, इसके क्या लक्षण, क्या उपचार, क्या नर्सिंग प्रबंध है, सब चीज़ देखना है। पहले हम लोग इसके फिगर को ही यहाँ पे समझ लेते हैं, समझ गए। देखिए पहले इसके आप लोग अथी को ही जान लीजिए क्या होता है, इस चीज़ को ही जान लीजिए, उसके बाद हम फिगर दिखाएंगे। हाइपोएस्पेडियास, इस चीज़ को समझिए। यह सीसन का जन्मजात विकार एबनॉर्मली है जिसमें मूत्र छिद्र यूरेथ्रल ओपनिंग शिश्न मतलब पेनिस के निचले सतह पर खुलता है। वह बालिकाओं में योनि के अंदर मूत्र छिद्र खुलता है। छिद्र की उपस्थिति शिश्न मुंड से यानी ग्लैंस पेनिस से पेरिनियम तक कहीं भी हो सकता है। माय डियर, यह कहता है कि यह बच्चे में होने वाला एक जन्मजात रोग है, समझ गए। इस प्रकार के रोग बच्चे में जन्मजात ही जो है हो सकते हैं, समझ गए ना। अब ये जो होता है, यह जो होता है हाइपोएस्पेडियास, यह एक सीसन का रोग है, मतलब पेनिस का रोग है, समझिए, जिसके द्वारा मूत्र त्याग किया जाता है, सेक्सुअल रिलेशन बनाया जाता है, उसका रोग है, समझ गए। अब इसमें होता यह है, चूँकि यह एक जन्मजात रोग है, तो होता यह है कि जो मूत्र छिद्र जो यूरेथ्रा का मार्ग होना चाहिए, ओपनिंग जो होना चाहिए, वह नॉर्मल तरीके से ऊपर की तरफ होने चाहिए, आगे की तरफ, समझ गए। लेकिन यहाँ पे आगे की तरफ नहीं होकर जो पेनिस होता है उसके निचले सतह में कहीं भी छिद्र रहेगा, यानी यूरेथ्रा मार्ग रहेगा जहाँ से मूत्र निकल सकता है, समझ गए। और ये तो बच्चे की बात हो गया सीसन। बालिकाओं में योनि जो वेजिनल होता है उसके अंदर ही यह जो है मूत्र छिद्र खुल जाता है, मतलब चूँकि फीमेल का बंद हो जाता है, समझ गए, वेजिनल बंद हो जाता है, तो ऐसे में उसके अंदर ही जो है यह छिद्र ओपन हो जाता है, ओपन रहता है, समझ गए, बाहर से नहीं रहता है, समझ गए। जिसके उपस्थिति से होता यह है कि बहुत सारे कष्ट होते हैं। साथ में सीसन, यह जो है सीसन फीमेल में होगा तो बस अंदर में हो जाएगा, कहानी ख़त्म। लेकिन अगर मेल है, बच्चा बालक है, तो उसके जो ग्लैंस होते हैं पेनिस के, वहाँ उसके ऊपर से लेकर नीचे पेरिनियम तक नीचे वाले क्षेत्र में कहीं भी यह छिद्र जो है हो सकता है, समझ गए। फिगर के लिए आप देख लीजिए यहाँ पे, जैसे एक होता है तो नॉर्मल होगा तो ऊपर में होता है, समझ गए, यहाँ पे रहता है, समझ गए, नॉर्मल में रहता है तो ऊपर यहाँ पे रहता होता है ना, ऐसा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, समझ गए चीज़ों को। होता यह है कि मान गए आपको अगर सिंपल होगा, प्राइमरी होगा, तो वह छिद्र जो है यहाँ पे ठीक नीचे रहेगा। जो ऊपर वाला जगह होता है मसल्स का, उसके होगा तो सब में नीचे ही, देख लीजिए, ऊपर नहीं होगा, ऊपर से नहीं, नीचे में ही सब में होगा, समझ गए। तो यह प्राइमरी प्रकार के होगा, तो ऊपर से जो मार्ग होता है वहाँ नहीं होकर ठीक उसके नीचे वाला जगह पर हो जाएगा, यहाँ पे रहेगा, समझ रहे होंगे, उम्मीद है।
जिसे हम लोग प्रीवियस या ग्लैंडुलर भी कहते हैं, इसी को प्राइमरी ओपनिंग भी कहते हैं। दूसरा है यूरेथ्रल ओपनिंग। अब मान गए यहाँ पे छिद्र हो जाएगा तो मूत्र यहीं से निकलेगा, समझ गए, जो कि निकलना चाहिए ऊपर से, यहाँ नहीं निकलता है। अब यह छिद्र हो सकता है मीडिया में हो, सेंटर में हो, केंद्र में हो, समझ गए, पेनिस के निचले भाग के सेंटर में हो, ऊपर तो होगा ही नहीं। यह छिद्र हो सकता है यहाँ हो जाए, बीच में ही हो जाए नीचे से, तो यहीं से मूत्र निकलने लगेगा। तो यह मीडिया में होता है, समझ गए, मीडियम में होता है। एक होता है आपके पेरेनियम क्षेत्र में होता है, जिसे टर्शियरी भी हम लोग कहते हैं या फिर पेनेस्क्रोटल भी कहते हैं, समझ गए, पेनी एस्क्रोटल भी कहते हैं और इसी को टर्शियरी भी कहते हैं, जो आपके जड़ में होता है, जो पेनिस और एस्क्रोटल के जड़ में होता है, समझ गए। और यह छिद्र होगा यहाँ पे, तो यहीं से मूत्र बाहर, सीमेन उमेन बाहर पास होगा, समझ गए। तो इस प्रकार से यह एक जन्मजात रोग होता है और यह देखा जाता है कि बच्चे में कौन सा है, प्राइमरी है, मीडियम है या टर्शियरी है, समझ गए। यही 3 रूप में होता है, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, अब ये समझ गए, यहाँ पे सारा चीज़ बता दिए, यहाँ पे इंग्लिश भी दिया गया है। अब मानिए किसी बच्चे में, किसी में अगर इस प्रकार के समस्या होता है तो क्या लक्षण उसमें आप देख सकते हैं। शीशन को समान उठी हुई अवस्था में रहकर मूत्र त्याग न कर पाना। अब जो समान अवस्था में आप सोचते हैं कि आप शीशन के द्वारा मूत्र त्याग कर लीजिएगा, तो छिद्र चूँकि नीचा होगा, समझ गए, और नीचा होने के साथ में वो जो है कहीं भी छिद्र होगा, जड़ में होगा, बीच में होगा, पेनिस को या ऊपर होगा, तो उससे दिक्कत होगा, मूत्र सही से त्याग नहीं कर पाइएगा। माता पिता को बालक की जनन क्षमता व लैंगिक क्रिया और संभोग के बारे में चिंताएं रहना। और जो उनके माता पिता होते हैं जो बच्चे के, और इस प्रकार के समस्या वाला जो बच्चा होता है, तो उसके माता पिता के इसके लेकर बहुत चिंता हो जाता है कि वह कैसे अपना जो है आगे अपने मतलब क्या उसको बोलते हैं, अपने ख़ानदान को आगे कैसे बढ़ाएगा, कैसे जो है इसके बच्चे होंगे, कैसे अपना सेक्सुअल रिलेशन बनाएगा, तो इसको लेकर माता को चिंता होने लगता है। तो यह भी एक लक्षण देखने को मिलते हैं। साथ में जो बच्चे होते हैं आगे चल के हो सकता है वह सेक्सुअल रिलेशन में उसको दिक्कत आए, तो ये सब कंडीशन होता है, समझ गए। चलिए, उपचार इसका क्या है, ट्रीटमेंट क्या होगा, तो इसका उपचार यही है कि प्लास्टिक सर्जरी है। समानतः यह बालक के विद्यालय जाने से पहले की जानी चाहिए। इसे 2 चरणों में करते हैं। इसका उपचार वही है, प्लास्टिक सर्जरी विद्यालय स्कूल जाने से पहले ही यह बच्चों में करते हैं। नॉर्मली स्कूल जाने का समय 3 साल से 5 साल के बीच होता है, तो इसी से पहले ही यह जो प्लास्टिक सर्जरी करते हैं 2 चरण में होता है, समझ गए। प्रथम चरण रज्जु सुधारक यानी कोर्ड करेक्शन। कोर्ड करेक्शन में होता यह है, रज्जु सुधारक में किसमें रज्जु को हटाकर शिश्न को सीधा करते हैं। यह समानतः 3 वर्ष की अवस्था में करते हैं। समानतः यह 3 वर्ष की अवस्था में करते हैं स्कूल जाने से पहले। और यह कोर्ड करेक्शन होता है रज्जु सुधार, समझ गए। इसमें रज्जु को, कोर्ड को काटकर शिश्न को सीधा करते हैं, समझ गए, सीधा करते हैं। यह समानतः 3 वर्ष की अवस्था में होता है। ओके, तो काट कर किसको, रज्जु को काटकर पेनिस को सीधा करता है, समझ गए चीज़ों को। आगे चलिए, दूसरा है यहाँ पे द्वितीय चरण ये होता है कि मूत्र मार्ग निर्माण यूरेथ्रोप्लास्टी। मतलब वो तो रज्जु को काट कर सीधा कर देगा, वो तो पे जो है शीशन उससे सीधा हो जाएगा, लेकिन अब मूत्र मार्ग का निर्माण भी करना है। तो प्रथम चरण के कुछ माह बाद करते हैं यह दूसरा चरण, जिसमें यूरेथ्रोप्लास्टी किया जाता है, मूत्र मार्ग का निर्माण किया जाता है, समझ गए। जिससे मूत्र मार्ग बनाकर मूत्र छिद्र को ग्लैंस के सिरे पर लाते हैं। जिसमें होता है पहले में तो रज्जु करेक्शन कर देते हैं, रज्जु को सुधार करके जो है पेनिस को सीधा कर देते हैं। दूसरा चरण होता है कुछ महीने के बाद, जिसमें मूत्र मार्ग बनाया जाता है, समझ गए। मूत्र मार्ग बनाया जाता है और उस मूत्र मार्ग को ग्लैंस के ऊपर से जो है लाते हैं, समझ गए। मूत्र छिद्र को ग्लैंस के सिरे पर लाते हैं। जो मूत्र छिद्र जो नीचे है ना, उसको लाकर ग्लैंस ऊपर वाले सिरे पर करते हैं, जो एक नॉर्मल की तरह होता है। ओके, इसमें शैल क्रिया के बाद मूत्र निष्कासन हेतु यूरेटर में कैथेटर डालकर मूत्र को बाईपास निकालकर घाव भरने का मौका देते हैं। अब ये जो सर्जरी हुआ रहता है यूरेथ्रोप्लास्टी, मूत्र निकलने के लिए जो किया जाता है सर्जरी, उसमें ऐसा नहीं है कि सर्जरी कर देने के बाद मूत्र त्यागने लगता है बच्चा। उसके लिए कुछ दिनों तक उसको घाव को भरने के लिए, इन्फेक्शन से बचाने के लिए यूरेटर डालकर मूत्र को जो है बाईपास से निकाला जाता है। उस छिद्र से नहीं निकाला जाता है जो सर्जरी के द्वारा अभी बनाया गया है, क्योंकि वहाँ घाव भरने के लिए उसे छोड़ा जाता है कुछ समय। तो पहला चरण में कोर्ड करेक्शन होता है, समझ गए, रज्जु सुधारक। दूसरे चरण में यूरेथ्रा को जो है क्या किया जाता है, सही किया जाता है यूरिन को निकलने के लिए, या फिर यूँ कहा जाए तो रिलेशन बनाने के लिए, समझ गए। तो इसलिए जो है यह सीधा कर दिया जाता है यूरेथ्रा को सही मार्ग से निकालकर। कोई दिक्कत नहीं, समझ गए। चलिए, इंग्लिश टोटल यहाँ पे दिया गया है। रही बात
यहाँ पे आपको नर्सिंग प्रबंध लिखना है, तो नर्सिंग प्रबंध देख लीजिए। मूत्र मार्ग को बदलने हेतु लगाए गए कैथेटर तक बेड रेस्ट प्रदान करना चाहिए, समझ गए, बेड रेस्ट प्रदान करना चाहिए। बालक को कैथेटर खींचे नहीं, इसका ध्यान रखना चाहिए। कैथेटर को नियमित देखभाल बहुत महत्वपूर्ण है, जिससे अवरोधक ना हो, मतलब ऑब्स्ट्रक्शन ना हो, रुकावट ना आए, समझ गए। चौथा है यूरिन फ्लो का जांच करें। घाव भरने, टाँके हटने के बाद यूरेथ्रल कैथेटर को भी हटा दिया जाता है तथा नवनिर्मित समान मार्ग से मूत्र त्याग कराया जाता है, जो अभी सर्जरी के द्वारा बनाया जाता है, समझ गए। पाँचवा है जो भी पालन है, जो भी बच्चे के पालन करता है उन्हें देखभाल संबंधी सलाह दे, उन्हें बालक की स्थिति व भविष्य में आज सकने वाली जटिलताओं के बारे में जानकारी दे, वह डॉक्टर को दिखाने का निर्देश करे। मतलब डॉक्टर जो भी नर्स है वह उसके बच्चे को, पेरेंट्स को बताएगी कि कैसे भविष्य में कोई जटिलता आए इससे संबंधित, तो कैसे डॉक्टर को दिखाना है, कैसे फ्लोअप करवाना है, ये सब के बारे में बताती है। साथ में बच्चे को देखभाल स्थिति के बारे में भी बताती है कि कैसे क्या करना है। तो यह आ गया आपका यहाँ पे समाप्त, कोई दिक्कत नहीं। चलिए यहाँ पे टोटल इंग्लिश दिया गया है, आप लोग देख लीजिएगा। अब एक प्रश्न आता है हमारा VSD। VSD का मतलब वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है। वेंट्रिकुलर आप लोग को पता है निलय होता है, 2 वेंट्रिकल 2 आर्ट्रियम होता है। आर्ट्रियम ऊपर होता है, राइट और लेफ्ट आर्ट्रियम, समझ गए, ये होता है। एक होता है आपका राइट जो है वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, दोनों में अपना अपना बेचारा बंटा रहता है, समझ गए, इस प्रकार से, समझ गए। इसका दोनों का एक कनेक्शन रहता है, समझ गए, इसका दोनों का एक कनेक्शन है, ऊपर वाला दोनों का एक कनेक्शन है, समझ गए। फिर इसका दोनों का एक कनेक्शन रहता है, यानी ऊपर वाला का ब्लड इसके द्वारा यहाँ आता है, समझ गए। फिर यह ब्लड को बाहर निकालता है, फिर ब्लड यहाँ आने के बाद फिर इससे जुड़ा रहता है, समझ गए, और ब्लड इधर चला जाता है। लेकिन इस दोनों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, समझ गए, इस दोनों से जुड़ा हुआ नहीं रहता है, समझ गए, ध्यान दीजिएगा। इस दोनों से जुड़ा हुआ कभी नहीं रहेगा और इस दोनों में भी जुड़ा हुआ नहीं रहता है। अगर इस दोनों में जुड़ा रहेगा तो यह शुद्ध ब्लड इस शुद्ध वाले में भी मिल जाएगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें होता है। आगे चलिए देखिए, समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कहता है VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। आप लोग को पता होगा कि VSD किसका है, आपको टेट्रालॉजी ऑफ फैलेट पढ़ाए थे ना, एक साथ 4 रोग उत्पन्न होना हृदय में, उसी में का एक प्रकार ये भी है VSD, समझ गए, जिसको नीलय भित्ति विकार बोलते हैं। नीलय के जो भित्ति होता है उसमें समस्या होता है। इसमें दोनों नीलों के मध्य भित्ति में असमान छिद्र पाया जाता है। अब मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, देख लीजिए। देखिए जैसे आपको पता होनी चाहिए कि एक आपका ए हो गया, समझ गए, एक आपका, मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देता हूँ, टेंशन नहीं लेना है, समझ गए, एकदम अच्छे से समझिए, टेंशन नहीं लेना है बस, ओके। देखिए जैसे मानिए आपका जो है एक ए होगा, समझ गए, और एक ए आपका हो जाएगा और एक आपका ए हो जाएगा, समझ गए, और आपका एक ए हो जाएगा, समझ गए, एक तौर पे। अब मानिए हार्ट का ब्लड है जो ऊपर वाला है तो इसमें आएगा, समझ गए, ऊपर वाला अशुद्ध ब्लड इसमें आएगा। ये बेचारा भेज देता है चेंबर कि जाओ फेफड़ा की तरह शुद्ध ऑक्सीजन लेकर, ऊपर में जो है यहाँ पे आता है, यहाँ पे, समझ गए, और यह खोलता है तो यहाँ पे आ जाता है और यहाँ से ब्लड शुद्ध के लिए चला जाता है। लेकिन अगर इसमें अगर छिद्र होगा तो यह शुद्ध ब्लड है यहाँ पे, और यहाँ पे अशुद्ध ब्लड है, यहाँ पे शुद्ध ब्लड है। अगर यह खुल जाएगा, जिस प्रकार से यहाँ देख रहे हैं यह खुला हुआ है, तो यह अशुद्ध वाला ब्लड इस साइड का इस साइड भी मिल जाएगा, यानी इधर का ब्लड इधर और इधर का ब्लड इधर, दोनों मिल जाएगा, तो फिर बॉडी को तो ऑक्सीजन मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो ऐसे में यही सेप्टल डिफेक्ट जो कि वेंट्रिकुलर में हो जाता है, असमान छिद्र हो जाता है, जिसमें शुद्ध ब्लड अशुद्ध ब्लड दोनों आपस में मिल जाते हैं, जिससे बॉडी को ऑक्सीजन मिलना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो यही हमारा VSD होता है। यूँ कहा जाए तो जैसे मानिए, मैं यहाँ पे आपको क्लियर ही कर देता हूँ, ये तो हो गया, सोचिए मैं आपको यहाँ पे क्लियर कर। देखिए VSD क्या है, जैसे मानिए ये हार्ट है, समझ गए, ये 4 चेंबर है, 4 चेंबर है, पता है, ये चेंबर आपस में खुलता है, समझ गए, चूँकि बॉडी से ब्लड आया, अशुद्ध ब्लड हार्ट में यहाँ पे आता है, ऊपर वाले राइट एट्रियम में आ गया, समझ गए, दायां आलिंद में आ गया। अब यहाँ ब्लड आया, ये ब्लड को क्या किया, इस रास्ते से जो है आपको इसमें आ गया, समझ गए, इसमें आ गया, इसमें आ गया। अब यहाँ पे पल्मोनरी आर्टरी लगा रहता है, अब ये वाला क्या करता है, इधर जो है ब्लड को फेफड़ा की तरफ भेजता है कि जाओ भाई तुम ऑक्सीजन लेकर और फिर से हार्ट के उस वाले चेंबर में दे दो, समझ गए। तो यह फेफड़ा में दे देता है, समझ गए। फेफड़ा क्या करता है, ब्लड को इस लेफ्ट आर्टरियम में जो कि शुद्ध होता है पल्मोनरी वेन से यहाँ पे भेज देता है, समझ गए। अब यहाँ पे शुद्ध ब्लड है,
अब यह शुद्ध ब्लड फिर यहाँ खुलता है, समझ गए, ये दीवार खुलता है, कपाट खुलता है और यहाँ भेजता है। अब यहाँ आने के बाद ब्लड यहीं से औरोटा का एक जगह होता है महाधमनी का, और यह महाधमनी सभी आर्टरी में ब्लड को सप्लाई करता है बॉडी में जाने के लिए। तो ये हो गया। अब देखिए कहीं भी ये आपको दिखा है कि इधर से ब्लड इधर या इधर से इधर रास्ता हुआ हो, नहीं दिखा है। अब चूँकि ए और ए इस दोनों में रास्ता हो सकता है, इस दोनों में संपर्क छिद्र हो सकता हो, कपाट खुलता है, लेकिन इसमें नहीं होता है, नहीं इसमें होता है, यानी समान जो भित्ति है उसमें नहीं होता है। जैसे ए मैं बता दूं, यह हमारा हार्ट है तो यह वेंट्रिकल वाला है, यह भी वेंट्रिकल, ये आर्ट्रियम वाला है, ये आर्ट्रियम वाला है। अब इस दोनों में नहीं होगा छिद्र, समझ गए, इस दोनों में कपाट नहीं खुलता है, नहीं इस दोनों में खुलेगा, समझ गए, इसमें खुलेगा, इसमें खुलेगा, बस। तो ये जो खुल जाएगा तो इसमें समस्या हो जाएगा, चूँकि इसमें अशुद्ध ब्लड है, इसमें शुद्ध ब्लड है, दोनों आपस में मिल जाएगा। तो यही दोनों जो वेंट्रिकल है, जो निलय है, इस दोनों में असमान छिद्र जो है इस भित्ति के अंदर पाया जाता है, दोनों वेंट्रिकल के बीच में, दाएँ और बाएँ के बीच में, जिसके कारण अशुद्ध और शुद्ध ब्लड आपस में मिल जाएगा और पेशेंट को बॉडी को शुद्ध ब्लड मिलेगा नहीं, समझ गए, जिससे बॉडी का क्षमता ऑक्सीजन का कम जाएगा। तो यही हमारा जो है क्या होता है, वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट होता है, यानी इसमें सेप्टल मतलब विकार है, छिद्र है वेंट्रिकल के भित्ति में, दोनों वेंट्रिकल के बीच में। अगर यही चीज़ें आर्ट्रियल में होगा, आर्ट्रियम में होगा, यानी ऊपर होगा दोनों के बीच में अगर संपर्क, तो वह छिद्र जो है आपके आर्ट्रियम, दोनों आर्ट्रियम के बीच में भी छिद्र नहीं होनी चाहिए, समझ गए। यानी वेंट्रिकल और आर्ट्रियल के बीच में होगा, लेकिन वेंट्रिकल के बीच में छिद्र नहीं होगा, ना आर्ट्रियम के बीच में होगा। अगर होगा तो वह जो है विकार हो जाएगा, डिसऑर्डर है, समस्या है, समझ गए। चलिए लक्षण क्या होते हैं, लक्षण आपके सामने में है। सूक्ष्म जीव विकार में कोई लक्षण प्रकट नहीं हो, अगर हल्का सा अगर विकार है, हल्का सा अगर छिद्र है तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा। हल्का बूंद बूंद अगर ऑक्सीजन वाला में अगर अशुद्ध ब्लड अगर मिलेगा तो क्या हो जाएगा उससे, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। बार बार श्वसन का संक्रमण हो सकता है, RTI, समझ गए। शरीर में जो है आपको ऑक्सीजन के कमी से साइनोसिस हो सकता है, श्वास में तकलीफ, रिस्पायरेटरी डिस्ट्रेस हो सकता है। थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ जो इंटरकोस्टल स्थान होता है वहाँ पर मरमर की ध्वनि की आवाज़ आएगी। छिद्र हर्ट में होगा तो मरमर की ध्वनि की आवाज़ आएगी ही आएगी, समझ गए। चाहे आप ऊपर देखे हैं चाहे अभी देख रहे हैं, मरमर के ध्वनि की आवाज़ आएगा ही। धीमी शारीरिक वृद्धि, चूँकि ऑक्सीजन बॉडी को पूरा फुल नहीं मिलेगा तो वृद्धि कम होगा ही शरीर का। आहार लेने में कठिनाई होगा, समझ गए। नाड़ी दर मंद हो जाएगा व्यक्ति का, और धीरे धीरे कंजेस्टिव कार्डियक फेलुअर यानी CCF की ओर पेशेंट चला जाएगा, जहाँ पे हार्ट फेल कर सकता है, समझ गए। तो ये सब जो है आपके लक्षण हो गए, पता हो गया। निदान में वही है, एक्सरे, इको का टेस्ट और ECG करवा कर हम पता करेंगे कि चेस्ट सही से, हृदय काम कर रहा है सही से कि नहीं कर रहा है, ठीक है। उपचार में क्या होता है, सर्जरी ही उपचार है, जिसमें बाईपास सर्जरी किया जाता है, समझ गए। हार्ट सर्जरी करके पेशेंट को ठीक किया जाता है। बार बार संक्रमण, एनीमिया से बचाने के लिए भी उपचार देते हैं, समझ गए। सूक्ष्म विकारों में अधिकांश मामले 40 से 50% में ये 2 वर्ष की उम्र तक विकार अपने आप ठीक हो जाते हैं, अतः समानता शल्य क्रिया की नहीं करते हैं। मान गए अगर बच्चा में ये चीज़ें देखने को मिल रहा है तो धीरे धीरे 2 वर्ष से 3 वर्ष में यह ऑटोमेटिक अपने आप 40 से 50% मामले में यह जो छिद्र दोनों के बीच में है बंद हो जाता है, समझ गए। शल्य क्रिया जरूरी नहीं रहता है। इसमें बार बार वक्ष चेस्ट में इन्फेक्शन, एनीमिया, एंडोकार्डाइटिस, CCF इत्यादि से सुरक्षा व उपचार करते हैं। इन सभी का उपचार जो है और सुरक्षा करते हैं, समझ गए। अधिक अगर मामला बन रहा है इसका तो अधिक गंभीर के मामले में जो है इसका कार्डियोपल्मोनरी बाईपास विधि द्वारा इसका ओपन हार्ट का सर्जरी करके जो है छिद्र को डेक्रॉन पैचेस से ठीक करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, किससे, डेक्रॉन पैचेस से जो है ठीक किया जाता है छिद्र को, समझ गए, और ओपन हार्ट सर्जरी के द्वारा, समझ गए। तो ये हो गया हमारा यहाँ पे VSD समाप्त हो गया। 3 क्वेश्चन देखे हैं, तीनों में कोई एक आपसे पूछेगा 5 नंबर में तो लिख दीजिएगा। देखिए मैं आपको कितना भी बता दूँ, वीडियो में हम जानते हैं आप नहीं पढ़ रहे हैं, 3 से 4 मिनट वीडियो देखते हैं, वीडियो रहता है 30 मिनट का, देखते कितना है 3 से 4 मिनट, तो क्या हो जाएगा, कोई लोग देखते होंगे अच्छा से, तो यही कारण है कि 3 से 4 मिनट एवरेज ड्यूरेशन हो जाता है। वरना समझ सकते हैं 30 अगर अच्छा खासा अगर मैक्सिमम लोग अगर वीडियो को अच्छा से देखते तो यह जो ड्यूरेशन होता है वह 20-25 मिनट का होता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कुछ ही लोग, एक आध लोग होंगे जो पूरा देखते होंगे, जिनके वजह से यह ड्यूरेशन अवधि 3 से 4 मिनट का हो पाता है एवरेज। बाकी कोई दिक्कत नहीं है, हम अपना काम कर रहे हैं, आप करिए नहीं करिए वो तो बाद में जब पता चलेगा, जब जाएंगे कंपटीशन में और बैठेंगे, और जब 2-4 बार कंपटीशन दीजिएगा और नहीं निकलेगा तो फिर लगेगा पता कि बेकार एक कोर्स करके बैठे हैं, फिर दोष दीजिएगा कोर्स को, समझ गए।
चलिए वही बातें हैं, जो समझ रहे हैं ठीक है, नहीं समझ रहे हैं उनके लिए कोई बात नहीं है। हम आपसे मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।